नमस्कार विद्यार्थियों। आइए पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन की कलम से रचित प्रवास की डायरी, जो बच्चन की अपने पीएचडी के शोध के दौरान जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोधार्थी के रूप में इंग्लैंड प्रवास किया उन्होंने, उन दिनों की डायरी का अंश है हमारे पाठ्यक्रम में। रविवार 11 जनवरी 1953 को बच्चन क्या लिखते हैं। आज के दिन को मैंने केवल गीत का दिन बनाया। न कोई आज मुझसे मिलने आया, न मैं ही किसी से मिलने गया। गीत साथ हो तो किसका साथ चाहिए। सर्जक को, रचनाकार को, कवि को, लेखक को अपनी रचना से बहुत प्रेम होता है, तो किसी की आवश्यकता नहीं संवाद की। शनिवार को कैम किनारे चित लेटा था। ऊपर आसमान में कई हंसों को सीधी पंक्ति में उड़े जाते देखा था। गर्दन खींचे, कूकू की ध्वनि करते, डेनों की गरिमा से डुलाते। ऐसा लग रहा था जैसे वे दिमाग पर कोई कविता लिखते चले गए। मैंने चर्चा भी की थी कि बच्चन ने जब आत्मकथा कथा लिखी तो संभवतः ये बिंब उनके चित्त में रह गया और उन्होंने आत्मकथा के दूसरे खंड का नाम आरंभ में हंस का पश्चिम प्रवास रखना चाहा था। यद्यपि वह नाम आगे चल करके स्वीकृत ना हो सका और बच्चन का मानस बदल गया और आत्मकथा का दूसरा खंड बसेरे से दूर नाम से, बसेरे से दूर इस शीर्षक से आया। हंस बहुत ऊंचे नहीं उड़ता। कोको की ध्वनि शायद उनके डैनों की थी। कल रात को कुछ लिखना चाहता था, पर मिस्टर न्यूटन ने नया नया बेड स्विच लगाया था। सोचा लेटे लेटे कुछ पढ़ूं। इट्स की कविता उठा ली थी और पढ़ते पढ़ते किसी समय स्विच दबाई थी और सो गया था। झरने की सी ध्वनि जो आती है उसका रहस्य खुल गया है। खिड़की की सीध में थोड़ी दूर पर केम नदी का लेवल फॉल है, झरना है और उसी की आवाज़ आती है। रात गहराने पर जब ध्वनियाँ बंद हो जाती हैं, तब लेवल फॉल से उठने वाली आवाज़ गूंजती है। बहुत अच्छी लगती है। लगता है जैसे ध्वनि से दिमाग पर पड़ी दिन भर की कर्कश ध्वनियाँ धुल रही हों। कल रात को भी मंद मधुर संगीत नींद सपनों के देश में होता रहा। हो सकता है साथ के कमरे वाली लड़की रात को बहुत धीमे स्वर में रेडियो बजाती हो। रेडियो यहाँ काफ़ी रात तक चलता है। सुबह उठा तो लगा जैसे हंस रात भर दिमाग के आकाश में होकर उड़े जाते रहे हैं और दिमाग पर एक साफ लीक छोड़ गए हैं। उन हंसों के उड़ने की छवि बच्चन के चित्त में ऐसे समा गई कि वे इसे भूल नहीं पाए। एक साफ सीधी पंक्ति के रूप में, व्योम पर छाया हुआ तमतोम है हिमहंस तू जाता कहाँ। ये इस कविता की पंक्ति बच्चन की है। इसकी थोड़ी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। तमतोम की पीठिका पर हंस किस तरह स्पष्ट था। तम अंधकार को बोलते हैं। अंधकार समूह पर जो श्वेत हंस का प्रभाव बड़ा सुंदर बनता। हंस की सीधी खींची गर्दन और उसकी सीध में उसकी सधी उड़ान पंक्ति से ध्वनि और लंबाई में मूर्तिमान हो गई है। हिम फिर हैं के बाद हंस, हिम हंस से उसके डेनों की आवाज़ ही सुनाई पड़ती है। यानी ये एक तरह से शब्दों में बिंब का निर्माण है। तैयार होकर गीत लिखने को बैठ गया। मिस्टर न्यूटन किसी समय ट्रे में ब्रेकफास्ट दे गए। मैं समझ गया था कि आप किसी काम में व्यस्त हो गए हैं और नाश्ते की याद आपको नहीं रही, इसलिए मिस्टर न्यूटन है वह नाश्ता स्वयं पहुंचाने आ गए बच्चन तक। हंस से मेरा प्रश्न चल रहा था और वह बिना उत्तर दिए उड़ा ही जा रहा था। नील नीलम नभ निमंत्रण दे किसी को, तो करें इनकार कैसे। आँख जिनके हो सके हो न उनको चांद सूरज की किरण से प्यार कैसे। ठीक है दिल पास रखता हूँ, समझता हूँ सभी कुछ आज, लेकिन व्योम पर छाया हुआ तमतोम है हिमहंस तू जाता कहाँ है। आकाश में जब अंधकार छाया हुआ है तो हे हिम हंस का अभिप्राय श्वेत हंस। हे श्वेत हंस तो कहाँ उड़ के जा रहा है। व्योम से तोम तक हंस का चोंच से पूंछ तक खींचा शरीर और बीच में हम हंस ध्वनि करते डहने। इस प्रकार से कवि ने शब्दों में ये बिंब उतारा। लंच का समय कब निकल गया मुझे पता नहीं। भूख लगी तो एक पिन्नी खा ली, दूध पी लिया और हंस से प्रश्न पूछता रहा। यानी ये कविता रचते रहे बच्चन। वह तो कुछ न बोला, पर मैं उसके अभियान की व्यर्थता को समझाता रहा। आगे इसी कविता की पंक्तियां हैं। झांकती संकेत करती जो गगन से, एक पावक अंचला है, पावक अंचला बिजली।
झंझराती पायलें जिसकी पगों की बादलों में चंचला है, तू चला गर्दन बढ़ा पश्चिम तरफ है, पूर्व में मुस्कान उसकी, ध्वनि प्रतिध्वनि बिंब और प्रतिबिंब अंबर व्यर्थ भरमाता कहाँ है, व्योम पर छाया हुआ तमतोम है, हिमहंस तू जाता कहाँ। बच्चन उड़ते हुए हंस की कतार से जैसे प्रश्न कर रहे हैं कि तो उड़ा चला जा रहा है, जबकि आकाश में सूनापन है, अंधेरा छाया हुआ है, रात का समय है। ध्वनि प्रतिध्वनि आदि से बिजली की चमक दमक, बादलों की गरज गूंज पूर्ण प्रतिच्छायित है, ये उससे व्यक्त हो रही है। पश्चिम और पूर्व कुछ निजी संदर्भ का संकेत भी देते हैं। पश्चिम वैसे सामान्य दिशा ही पश्चिम नहीं है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी देश, यूरोप की ओर संकेत है। पूर्व एशिया और भारत का संकेत करता है। शाम को मिसेस न्यूटन ने दरवाज़ा खटखटाया और एक प्याला चाय और बिस्किट मेरी मेज पर रख गई। आज दिन भर यूं ही कुर्सी पर बैठे रहे। मैंने उन्हें आंखों से धन्यवाद दिया, पर बात अपने हंस से ही करता रहा। उसकी प्रलोभन का रहस्य समझने का प्रयत्न करता रहा। बच्चन की कविता आगे बढ़ती है। वे लिखते हैं, आसमानी स्वप्न ललचाते उसे हैं, भूमि जिसकी जन्म गोदी। ये बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है। आसमानी स्वप्न ललचाते उसे हैं, भूमि जिसकी जन्म गोदी, आग से खिलवाड़ करने को तरसता ही सदा है जल विनोदी, और फिर देने मिले इनको थका आ, तोड़ आ चाहे जला आ, वे दिए कीमत यहाँ वरदान कोई मुफ्त में पाता कहाँ है, व्योम पर छाया हुआ तमतोम है, हिमहंस तू जाता कहाँ। बच्चन लिखते रहे। अब इन काव्य पंक्तियों में एक संकेत है कि व्यक्ति जिस पृष्ठभूमि में रहता है, जिस परिवेश में जन्मता है, जहाँ पैदा होता है, पलता बढ़ता है, उसके विपरीत का जो वातावरण है वह उसे अपनी ओर खींचता है। जो सुदूर हिमालय में पैदा हुआ है या समुद्र तटीय प्रदेशों में पैदा हुआ है, उसका रेगिस्तान देखने का मन होता है। जो रेगिस्तान में रहता है वह समुद्र तट देखना चाहता है। जो नदी तट पे रहता है वह वन्य प्रदेश देखना चाहता है या अपने से अलग वातावरण देखना चाहता है। जो भूमि पे जन्मा है वो आकाश के सपने देखता है, और जो जल में पैदा हुआ है वह आग के ख्वाब देखता है, ऐसा बच्चन मानते हैं। और घर परिवार से दूर दूर बैठा, ये बच्चन लिखते रहे हैं। और घर परिवार से दूर बैठा यहाँ कोई कीमत ही तो चुका रहा हूँ, पर वरदान अभी तो कीमत चुकाने को ही वरदान माने हुए हूँ। जो ऋण का भार लेकर चलते हैं वे जीते कैसे हैं, पर अभी तो बहुत कम कीमत चुका पाया हूँ, बहुत कम ऋण उतार पाया हूँ। समाज का, परिवार का, देश का बहुत बड़ा ऋण, बहुत बड़ा कर्ज हम पर है। बच्चन चाहते हैं कि अपने अध्ययन से, अपने अध्यापन से, अपने कर्म से उस ऋण को चुकता कर दें। रात को मिस्टर न्यूटन खाना खाने को बुला ले गए और पोलियो वाली लड़की भी खाने पर थी। मिस मार्था ब्लैक वेलवेट की पोशाक में लंबा स्कर्ट पहनती हैं, जिससे उसके पैर में लगा आयरन कंट्रैप्स दिखाई न पड़े। वे थोड़ा पोलियो से ग्रसित है, इसलिए वो उस पैर में आयरन कंट्रैप्स लगा हुआ है। काले कपड़ों पर सफ़ेद मोतियों की माला उस पर खूब सज रही थी। प्रकृति ने उसके साथ कितना अन्याय किया है, फिर भी वह प्रसन्न है। वह अपनी कमतरी को कमतरी मान नहीं रही है। धन्यवाद। शेषंस आगे